तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ लिया था। हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन के केसेस भी कर लिए थे और साथ में हम लोगों ने वहाँ पे कर लिया था आपका फंक्शनल ग्रुप को भी। तो मैं लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बेंजीन को करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के जो भी है केसेस वो करेंगे। तो सबसे पहले देखो होता क्या है कि जैसे बेंजीन मान लो अगर आप लिखते हो तो देखो बेंजीन में क्या होता है कि जैसे इसका फॉर्मूला है C6H6, तो इसका अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप कैलकुलेट करते हो, सो दिस विल बी 6 + 1 माइनस 6/2, सो दिस विल बी 7 - 3, सो दिस विल बी 4। तो बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है, 4। तो यहां से आपको एक बात समझनी, देखो अगर आप इस फॉर्मूले को लेके अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आएगा। तो आप लोगों को देखो एक बात समझनी है, अगर किसी मतलब मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 4 है या 5 है, तो आप ये मान के चलोगे कि वहाँ पे बेंजीन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। वैसे क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि ड्रॉ ओनली बेंजीन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी मतलब मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 4 है या उससे ज़्यादा है, 5 है, तो आप मान के चलना कि वहाँ पे एक बेंजीन रिंग तो जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें नीचे लिखो, देखो इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज 4 or more than 4, in that case it is assumed that benzene ring is present in the molecule। तो ये assume कर लेना कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वैसे ऐसे क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि ड्रॉ ओनली बेंजीन डेरिवेटिव, तो अगर DU4 है या उससे ज़्यादा है तो मान के चलना कि बेंजीन तो भाई प्रेजेंट है ही उसमें। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास है स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और ब्रैकेट में लिख लो बेंजीन डेरिवेटिव ओनली। तो मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं जो हम लोग लास्ट टाइम पे कर रहे थे, उनके आपको सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, सिर्फ बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब ये मान के चलोगे कि बेंजीन रिंग तो वहां प्रेजेंट है ही सब में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इतने केसेस हम लोग करने जा रहे हैं और आप लोगों को इतने में ही सबको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो इतने केसेस देखो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, और इससे बड़े भी केसेस बन सकते हैं, पर नॉर्मली जो एग्जाम्स में आ सकते हैं CET नीट या JEE मेन जैसे एग्जाम में। एडवांस में तो देखो बड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा आ सकता है, तो नॉर्मली इतना ही रहेगा। तो हम लोग इतने केसेस को समझते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला वाला करते C8H10। तो सबसे पहले इसका DU निकालो, 8 + 1 -10/2, तो 9 - 5, तो इसका आया DU आया 4। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर DU 4 आएगा तो मान के चलना कि भाई बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो बेंजीन रिंग के कितने कार्बन होते हैं, 6। कितने कार्बन, 6। तो वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो देखो कर लेते हैं फटाफट। तो देखो क्या हो सकता है, एक तो बेंजीन में हो सकता है CH2 CH3। ठीक है, तो पहला ये हो सकता है आपके पास उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, एक CH3 और एक CH3। ठीक है, अलग अलग कर दिया।
यही दो केस हो सकते हैं कि मैंने दोनों को एक साथ रखा, दिस इज इथाइल बेंजीन एंड दिस इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, जैसे इसको जाइलिन बोलते हैं। तो इथाइल बेंजीन एंड आपके पास वो है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब देखो इसमें अगल बगल हो सकता है, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्थो। देखो मैं सब ड्रॉ नहीं कर रहा आप लेकिन समझ लो, एक तो ये होगा, एक ये होगा अगल बगल ऑर्थो, एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है, तो वो एक दूसरे के मेटा हो सकते हैं। एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, वो हो सकता है पैरा। अब आप बोलो सर यहाँ और यहाँ, अरे भाई यहाँ यहाँ 1 3, तो यहाँ भी तो वो 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से हो जाता है ना ये। तो देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटी अगल बगल हो सकते हैं, एक गैप करके हो सकते हैं, या फिर अपोजिट हो सकते हैं। तो इसका ऑर्थो चलो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, और इसका क्या हो सकता है, मेटा, और इसका लास्ट वाला क्या हो सकता है, पैरा। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, 4। 1 इज इथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो हम लोगों का पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है, 4। अब देखो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, C9H12, इसमें आते हैं। तो इसका देखो DU निकालेंगे। ये एक्चुअल में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है जेई मेन, जे एडवांस आ सकता है, में आ सकता है, नीट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, नीट से थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीट के लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन है, ये नीट वालों से थोड़ा सा ऊपर चला गया, आ सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, पर फिर भी ये जेई मेन और जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले DU 9 + 1 एंड 12 - 2, तो 10 - 6, तो DU आपके पास कितना आया, 4। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले एक 3 कार्बन की चेन CH2 CH2 CH3, काफी बार लोग इसमें सही कर लेते हैं पर एक मॉलिक्यूल मिस हो जाता है, तो वो जो मिस वाला मॉलिक्यूल मैं उसको पहले ड्रॉ कर देता हूं। तो एक तो ये हो गया, और देखो दूसरा जो होगा इसमें एक ये हो सकता है, देखो दिस इज प्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसो एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये दो तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं, जो प्रोपाइल से आ रहा है, जो 3 कार्बन की चेन से, प्रोप से। अब बाकी देखो कैसे हो सकता है, एक साइड जोड़ दो CH2 CH3, दूसरा CH3। ठीक है, अलग अलग कर दिया, देखो एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, ऑर्थो में एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, मेटा में एक यहाँ एक यहाँ, पैरा में। तो इसकी क्या है, ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 हो सकते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर हम लोग 3 काउंट करेंगे। ठीक है, मैं पूरा ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, ऑर्थो मेटा पैरा आप समझ लो। ठीक है, तो ये इसका ऑर्थो, ये इसका मेटा, ये इसका पैरा। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों कार्बन चेन भाई अलग अलग हो जाए, तो वो कर लेते हैं। तो हम लोग तीनों कार्बन चेन को देखो अलग अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, 2 को फिक्स करो, एक को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो कोई नंबरिंग करके देखो, ये क्या है, ये 1, 2, मतलब 1, 2, 3, ये क्या है 1, 2, 4, नंबरिंग करके देखो। अब कई बार बच्चे सोच सकते हैं सर इसको आगे भेज देते हैं, देखो भाई नंबरिंग फिर बदल जाएगी। देखो अगर आप इसको आगे भेजोगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 नहीं होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर आपने ये सोचा ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये और ये एक ही है। देखो नंबरिंग या बोला था नॉमेनक्लेचर अलग अलग होना चाहिए, इसका देखो क्या होगा 1 2 3 4, नंबरिंग इसका यहां से स्टार्ट होगा भाई, लोवेस्ट पोजीशन को देखते हैं, ये तो रूल ही है। नंबरिंग आपकी मर्जी से नहीं चलता ना, जो IUPAC का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चलेगा। तो नंबरिंग के हिसाब से देखो जब आप चलोगे तो क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4, मीन्स ये और वो मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं फिर,
एक काम इसमें कर सकते हैं, इसको यहां रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी करोगे नंबरिंग होगी। नंबरिंग करते वक्त ये याद रखना है कि सबसे स्टूडेंट को लोवेस्ट पोजीशन देना है, इसके अलावा कोई नंबरिंग नहीं होगी, सब रिपीट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो रहा है, 3। तो देखो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। नॉर्मली इसका आंसर जब बच्चे देते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि उसका आंसर 7 देते हैं। तो नॉर्मली इसके वो तीनों काउंट कर लेते हैं, इसके भी तीनों काउंट कर लेते हैं, इसको करते हैं पर उसको जल्दी में भूल जाते हैं। तो इसका आंसर याद रखना कि 8 है, ठीक है। तो ये 8 है, 3, 3 और वो 2, तो याद है 8 लिखना चाहो तो लिख लो। तो ये हम लोगों का इसका आंसर है। और मैं जब भी कोई क्वेश्चन दे रहा तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर सारे स्ट्रक्चर्स को ट्राई करें, ठीक है। इसको करते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसका डी निकाला तो देखो क्या होगा, 6 + 1 और हेलोजन को तो ऐड करना था, 4 + 2 6/2। अरे हेलोजन्स को तो ऐड करना था ना भाई, तो 4 + 2 मतलब किस वही 4 + 2 6/2, तो ये आपके पास आया 4, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल केस है। डाइक्लोरो, तो 2 क्लोरीन जोड़ना, अगल बगल जोड़ना ऑर्थो में, फिर अल्टरनेट जोड़ देना। अरे अल्टरनेट 1,3 रखना, तो मेटा और अपोजिट रखना 1,4 पैरा। तो यही हो सकता है, अगल बगल क्लोरीन, अल्टरनेट या अपोजिट। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर आएंगे 3, बस 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस वाले केस को देखो करते हैं। इसका देखो डी क्या होगा, 6 + 1 और ये होगा 3 + 3 6/2, तो ये होगा 7 - 3, तो इसका डी आया 4, ठीक है। कैसे करेंगे देखो समझते हैं। बेंजीन 3 क्लोरीन आपको लगातार लेना है, ठीक है। फिर एक का गैप करना है, ये हो सकता है पहला। आप ये केस वैसा समझ लो जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। 3 हम लोगों ने जो लिए थे CH3 ग्रुप, CH3 को बोल सकते हैं एमी मिथाइल। तो जो हम लोगों ने 3 CH3 ग्रुप किया था वैसा ही है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 4 और इसके में एक और बन सकता है सिर्फ 1, 3, 5, ठीक है। तीनों सिमेट्रिकल है, तो ये इसके पॉसिबल केसेस होंगे टोटल 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी करोगे सब रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो इसका अभी आंसर कितना है, 3। तो ये तो सारे बहुत अच्छे मतलब सिंपल केस थे, इसमें मतलब सेकंड वाला बहुत ही अच्छा केस था। अब ये जो क्वेश्चन इसको करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, किसी मतलब कि किसी भी सीईटी के भी, जो स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए भी, जेई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल वालों के लिए। नीचे वाला तो क्वेश्चन इवन सब में आ भी चुका है। तो क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले पहला वाला करते हैं भाई। पहले डी तो निकालना भाई जरूरी, तो डी फिर से निकलेगा 6 + 1 और ये 3 + 2 + 1 मतलब कि 6/2, तो ये आएगा 7 - 3, तो इसका भी डी कितना आ रहा है 4। तो देखो लास्ट वाले केस में तीनों क्लोरीन थे, इस बार 2 क्लोरीन है 1 ब्रोमीन है। तो देखो समझते क्या क्या हो सकता है। देखो 2 क्लोरीन लगातार और 1 ब्रोमीन लिया, या अगर आप 3 लगातार भी ले रहे हो तो इसमें देखो 2 पॉसिबिलिटी। देखो दूसरा क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। देखो दोनों का नंबरिंग करोगे तो अलग अलग होगा। इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, इसमें नंबरिंग यहाँ या यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। देखो 2 क्लोरीन फिर ब्रोमीन है और वहाँ पे बीच में, ठीक है। इसमें पहले इसको नीचे लेके आते हैं, तो देखो क्या हो सकता है। क्लोरीन को फिक्स रखा है और यहाँ पे लेके आया ब्रोमीन। तो क्लोरीन यहाँ पे अगल बगल है, आजू बाजू है और ब्रोमीन दूर है। अगर आप ब्रोमीन को यहाँ लेके आओगे
तो वही है कि देखो दो क्लोरीन, इधर एक का गैप, इधर दो का गैप। अगर आप इधर ब्रोमीन लेके आए तो इधर एक का गैप हो जाएगा, इधर दो का गैप हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें एक और कर सकते हैं, जो अल्टरनेट वाला हाँ करते हैं, जो हम लोगों का फेवरेट है वो Cl Br, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसमें देखो समझते हैं इस वाले को, इसमें यहां लेके आते हैं इसको, देखो क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। तो देखो ये दोनों अगल बगल है, क्लोरीन ब्रोमीन अगल, देखो यहाँ पे क्लोरीन अगल बगल थे, ब्रोमीन दूर था, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन अगल बगल है, क्लोरीन एक दूर है, ठीक है। इसको देखो हम लोग आगे भी लेके जा सकते हैं, तो कैसे, पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ऐसे देखो ये दोनों अलग अलग है, पहले समझो। ये क्लोरीन क्या है, इसके ब्रोमीन में एक का गैप है, देखो इस क्लोरीन से ब्रोमीन में एक का गैप है और क्लोरीन से दो का गैप है, मतलब इस वाले क्लोरीन में इधर ब्रोमीन के साइड से एक का गैप है, इधर के साइड से दो का गैप है। पर इस वाले क्लोरीन में इधर से एक का गैप है, पर इधर से देखो दो का गैप है, मतलब इधर से आपके पास क्या है, इधर आपके पास दो का गैप है, मतलब इधर दो का गैप है और इधर आपके पास क्या है, एक का गैप है, ठीक है। तो इधर दो, इधर एक, इधर मतलब देखो इधर ब्रोमीन के साइड से दो का गैप है, इधर ब्रोमीन के साइड से वन का गैप है, दोनों अलग अलग है। जहां पे क्या है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, इधर लगाओगे क्लोरीन से एक का गैप, इधर लगाओगे क्लोरीन से दो का गैप। इसको अगर आप इधर प्लेस करते तब भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट करता। तो टोटल मेरे हिसाब से इतने केस आएंगे, कोई कह सकता सर आगे लगा दो तो क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये यही आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इतने स्ट्रक्चर होंगे, तो कितने आ रहे हैं आपके पास, 6, तो इसका आंसर है 6, ठीक है, याद रखना इसका आंसर है 6। अब लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाले को एक बार सब लोग जरूर खुद से ट्राई कर लेना, पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके खुद से देखो। ऑक्सीजन है तो क्या बन सकता है, आप खुद से सोच लो, एक बार खुद से ट्राई कर लो लास्ट वाले को, फिर मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ। तो लास्ट वाले को आप लोग एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार उसको ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा काफ़ी। और ये क्वेश्चन क्या है कि सारे एग्जाम में आ चुका है, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोगों का सही होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, तो एक बार जरूर ट्राई करो और थोड़ा सा टाइम लो। और अगर आपने इसको सही कर लिया तो बहुत अच्छी बात, मतलब आप समझो कि आपको ये टॉपिक फिर पूरा आता है, तो आपको मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं कर पा रहे तो फिर से और थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपने से कुछ रैंडम मॉलिक्यूल लिखो और उनको ट्राई करो, तो अच्छा रहेगा। इसको आप लोग खुद से एक बार जरूर ट्राई करना, अच्छा रहेगा ये। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। इसका देखो डीओ लेते हैं, तो इसका डीओ आया 4। ऑक्सीजन को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते डीओ के लिए, तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होगा, बेंजीन, और हमने किया CH3OH। अरे दो अलग अलग कर लिए, मतलब इसका भी क्या कर लो, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो इससे इसके ऑर्थो में, अरे भाई किसी के में भी जोड़ लो। देखो ऑर्थो क्या होता है, एक दूसरे के अगल बगल, तो इसको अगल बगल रख लो, ये पहला, इसको एक के गैप में रख लो दूसरा, इसको अपोजिट कर लो तीसरा, तो इसके 3 हो गए ऑर्थो मेटा पैरा। तो 3 तो देखो यहीं पे आ गए, ऑर्थो मेटा पैरा। इसके अलावा देखो क्या होगा, एक हो सकता है CH2OH। ये 4 नॉर्मली लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पर जो भूल जाते हैं वो मैं ड्रॉ करता हूं। लोग ये ईथर बोल जाते हैं, लोग सिर्फ अल्कोहल ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला कि सिर्फ अल्कोहल होगा। तो टोटल 3 इसके ऑर्थो मेटा पैरा, एक ये और एक ये, टोटल 5। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके 3 ऑर्थो मेटा पैरा, ये एक और एक वो, तो टोटल इसका आंसर है 5। तो हम लोगों का देखो ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, और फिर हम लोगों ने आपके मॉलिक्यूल के जैसे स्ट्रक्चर्स निकाल, मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया रहता है, उसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे निकालते वो हमने करना सीखा।
तो आप लोगों को समझ में आएगा, पहले DO निकाला जाता है, उससे हम लोगों को आइडिया लगता है, फिर उसके बाद हम लोग इनको मतलब निकालते हैं फॉर्मूले को। ये जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने जो भी निकाल के देखा लास्ट टर्न पे और अभी थोड़ी देर पहले बेंजीन के, ये करंट टाइम पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस हो, नीट हो या फिर जेई मेन हो, एडवांस ने इसको देना स्टार्ट किया तो पता ही होगा, जो एडवांस करते बाकी सब उसको कॉपी करते। तो ये करंट टाइम पे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों लोग, आज से हम लोगों का नया टॉपिक है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसके बारे में आप लोगों ने 8, 9, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। तो पहले ये देखते कि पहले क्या पढ़ाया जाता है। देखो पहले आप लोगों को जब आप छोटी क्लास में रहे होगे तो आइसोमेरिज्म का मतलब पढ़ाया गया होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये फॉर्मूला या फिर ये जो डेफिनेशन है, ये देखो क्लास 9th 10th के लिए तो सही है, पर 11th में हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कई बार मॉलिक्यूल के फॉर्मूले भी सेम होंगे और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, पर वहाँ पे कुछ हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, तो वो भी आइसोमेरिज्म कहलाएगा। मतलब फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, पर फिर भी आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इसका मतलब कि जो वो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था वो मतलब एप्रोप्रिएट नहीं था। देखो हम लोगों को 10th में क्या बताया जाता है, 9th 10th में कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, पर हम लोग इस चैप्टर में ऐसे केसेस भी पढ़ेंगे जहाँ पे फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, पर फिर भी आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर भी सेम है तो इसका मतलब वो डेफिनेशन हम लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग देखते कि क्या होता है आइसोमेरिज्म, और हम लोग एक एक करके, आप लोगों को मन में कुछ कंफ्यूजन आ रहा होगा सर कैसे होगा, आगे करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पहले एक एक करके लिखते हैं इसमें। तो पहले आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल properties is known as isomerism. Same molecular formula but different physical and chemical properties is known as isomerism. तो अगर दो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले सेम है पर उनकी प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब अगर अलग अलग है, और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि उनके रिएक्शंस। तो सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, फिर कोई भी एक प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। मतलब दो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले सेम है पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग है। हो सकता है उनका रिएक्शन करने का प्रॉपर्टी तो सेम हो पर उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो। तो अगर दो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग है तो वो कहलाएगा आइसोमेरिज्म। अगर दो मॉलिक्यूल है और उनकी सारी प्रॉपर्टीज अगर सेम, सारी प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो उसका मतलब वो मॉलिक्यूल ही सेम हुआ, तो वो आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। पर अगर दो मॉलिक्यूल की कोई भी प्रॉपर्टी या इवन सारी प्रॉपर्टी अगर अलग अलग हो गई तो वो कहलाएगा आइसोमर। तो अगर दो मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज या मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती हैं तो वो आइसोमर कहलाएगा। आइसोमर में ध्यान रखना, सबसे पहले बोला फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एक आप लोगों ने देखो पहले करने के पहले एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पहले, होमोलॉग्स, ये सुना होगा पहले। देखो होमोलॉग्स क्या होता है, होमोलॉग्स में क्या होता है कि आप इसमें सक्सेसिव कार्बन चेन लेते हो। तो होमोलॉग्स में क्या होता है कि इसमें नीचे लिख लो, होमोलॉग्स लिख लो आप लोग एक वर्ड। इन होमोलॉग्स बिहेवियर ऑफ चेन इज सिमिलर बट इन दिस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। बिहेवियर ऑफ चेन मतलब इज सिमिलर बट इन दिस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने लिया इथेन, फिर आपने इसमें मान लेते लिया प्रोपेन, तो दोनों एल्केन है, दोनों पैराफिन जैसे, मतलब पैराफिन, एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, दोनों नॉन पोलर है, बहुत कम रिएक्टिव है। तो इसमें देखो लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है पूरा एल्केन। तो जो एल्केन जो होता है ये है आपके पास होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब कि सिमिलर नेचर, देखो सबका नेचर सिमिलर है, बस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं।
तो वो होमोलॉगस कहलाएंगे। फिर जैसे मान लो आपके पास है मिथेनॉल, फिर आपके पास है इथेनॉल, फिर आपके पास है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे अल्कोहल है, बस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो नेचर सबका एक ही जैसा है, बस कार्बन बढ़ता जा रहा है, तो वो कहलाता है होमोलॉगस। तो होमोलॉग मतलब होमो मतलब एक ही जैसा नेचर है, पर उसमें आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज में, तो वो कहलाएगा होमोलॉगस। अब देखो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और आइसोमेरिज्म में देखो डिफरेंस क्या है। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की या फिर लोन पेयर की पोजीशन बदलती थी। रेजोनेंस में आपने कभी भी एटम का पोजीशन या सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन नहीं बदला है। आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होगा। आइसोमेरिज्म में आपको एटम के, मॉलिक्यूल के पोजीशन बदलने पड़ सकते हैं, उनको आपको 3D में 2D में घुमाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एटम के पोजीशन बदलते हैं और वहाँ पे एटम के पोजीशन नहीं बदलते। आइसोमेरिज्म में ये ध्यान रखना कि पोजीशन बदल सकता है या फिर हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। रेजोनेंस के टाइम पे बहुत क्लियरली बोला था कि रेजोनेंस के केस में एटम के पोजीशन, मॉलिक्यूल के पोजीशन कभी भी नहीं बदलते, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड और लोन पेयर चेंज होता है, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होता है आपका रेजोनेंस में। ठीक है, अब हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमर का हम लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हम लोगों को इस चैप्टर में देखते हैं कि पहले कौन कौन से आइसोमर करने हैं। तो आइसोमर का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एक एक करके सारे आइसोमर कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लास 10th में आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पढ़ाया जाता है, एक्चुअल में यही पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, और इसी का डेफिनेशन होता है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। पर हम लोग यहाँ पे कुछ और भी पढ़ने वाले, इसलिए हम लोगों ने इसका मेन डेफिनेशन को चेंज कर दिया। तो स्ट्रक्चर आइसोमर में देखो हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैं लिख देता हूं सारे। मेटामर टॉटोमर, ये देखो आप लोगों ने स्टार्टिंग के 4 तो शायद सुने होंगे या फिर स्टार्टिंग के 3 पहले सुने होंगे, पर 2 नए, मेटामर और टॉटोमर क्या होता है समझेंगे। ठीक है, तो ये एक एक करके करेंगे। और इधर आपके पास आएगा स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होगा, पर मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे 2D में और 3D में। कैसे करेंगे आगे आएगा भाई, अभी तो बस लिख लेते कि क्या क्या करना है। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर बहुत ही मजेदार टॉपिक आएगा ऑप्टिकल आइसोमर, और सबसे लास्ट में करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक होगा। इसमें देखो कुछ बातें समझ लेते हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको देखो कुछ नाम और होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नेमिंग और होते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे चेन बदलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, या इसका स्केलेटन बदलता है, तो इसको कई बार हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम होता है स्केलेटन आइसोमर। तो इसको देखो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही, इसको ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसका चेन बदलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
इन दोनों को मिला के, किसको, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को, किसको, इन दोनों को मिला के कई बार बोलते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए मैंने लिख दिया। तो इन सबको मिला के क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कई बार बुक में, मेरी बातें सुनो ध्यान से, कई बार बुक में दिया होता है स्टीरियो आइसोमेर दो टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के अंदर फिर दो पार्ट कर देता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ये भी सही है। या कई बार बुक में ऐसा दिया रहता है आप इसके दो पार्ट कर लो। देखो इसके दो पार्ट कर लो। मैं एक और दिखा देता हूँ इसको क्लासिफिकेशन। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि इसको दो पार्ट में कर देते हैं, कई बार लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं। आप जो चाहो वो कर लो, दोनों सही है। कॉन्फ़िगरेशनल और इसको बोल देते हैं कन्फर्मेशनल, मतलब इसको कई बार दो पार्ट में ऐसा डिवाइड कर देते हैं। और इसके अंदर फिर दो पार्ट कर देते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ये याद रखना कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को मिला के क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोगों को देखो मेनली दो टाइप पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पार्ट करना है, स्ट्रक्चर के ये दो नाम और होते हैं, स्टीरियो ये दो टाइप के होते हैं और इसके अंदर ये दो, ठीक है। तो हम लोगों को इतने चीज़ें पढ़नी है, तो हम लोगों को ये टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हम लोगों का पहला हेडिंग है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो आप लोगों को 10th में या 9th में पढ़ाया जाता है वही है। तो नीचे लिखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट क्या होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर जो पहला टॉपिक करेंगे उसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो चेन आइसोमर क्या होता है, इसमें नीचे लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मेन चेन और साइड चेन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो मेन चेन भी अलग अलग हो सकता है या फिर यहाँ पे क्या होगा, साइड चेन भी अलग अलग हो सकता है। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट मेन चेन और साइड चेन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इसमें नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इसमें नोट करके लिखो इन केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नेचर मतलब यही, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कॉमा फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। तो मस्ट रिमेन सेम, तो फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का और सब्स्टिट्यूएंट का नेचर नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में ट्रिपल बॉन्ड है तो अगले में आपने दो डबल बॉन्ड कर दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने इनके नेचर को बदल दिया तो चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा। क्या होगा, इसका क्या मतलब हम लोग आगे समझेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत से पार्ट करने हैं अभी, तो हम लोग इसके बारे में आगे समझेंगे। तो देखो पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, आप हाइड्रोजन को जोड़ लेना, फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो 6 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, तो ये सब आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मैंने बोला है कि मेन चेन भी अलग अलग हो सकते हैं या इवन साइड चेन भी। अब लोग साइड चेन, हाँ देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे मेन चेन है हेक्सेन, पर साइड चेन में 2 कार्बन है इथाइल। इसको बोलते हैं ना, अरे एक बात समझो, अगर दो मॉलिक्यूल का अगर IUPAC नोमेनक्लेचर अगर अलग अलग है
तो इसका मतलब वो एक दूसरे का आइसोमर है। अरे देखो सेम, पहली बात तो फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही सेम नहीं तो आइसोमेरिज्म का कोई सेंस ही नहीं है। तो फॉर्मूला तो सेम है ही, ये तो ऑब्वियस है, आगे की चीजें समझते हैं। इन दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग अलग है तो ये आइसोमर होंगे। अरे फॉर्मूला तो सेम है ही, ये बात समझ लो। यहाँ पे देखो 2 कार्बन का साइड चेन है, यहाँ पे एक कार्बन की 2 साइड चेन है। यहाँ पे 2 कार्बन का साइड चेन, यहाँ पे एक कार्बन के 2 साइड चेन। ये इथाइल है, ये 2 है, ये डाइमिथाइल है। तो ये भी आपका चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर के केस में मेन चेन भी आपका बदल सकता है या इवन आपका साइड चेन भी बदल सकता है। तो यहाँ पे देखो साइड चेन बदल रहा है तो ये भी चेन आइसोमर। या फिर जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि बेंजीन में CH2 CH3 और आपके पास CH3 भाई CH3, ये कुछ एग्जांपल, इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखो। इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2, इसको लिख देते हैं 3। अगर आप 1 को 2 से रिलेट करोगे तो 2 कार्बन का साइड चेन, एक कार्बन के 2 साइड चेन, तो वो चेन आइसोमर है। अगर आप 1 को 3 से रिलेट करोगे तो मतलब 2 कार्बन का चेन है और यहाँ पे एक कार्बन के 2 चेन, तो ये चेन आइसोमर। पर यहाँ पे देखो मेन चेन भी सेम है, यहाँ पे साइड चेन भी सेम है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। ध्यान रखना 2 एंड जो 3 है ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पे साइड चेन दोनों सेम है। तो ये क्या है? ये आगे आएगा पोजीशन आइसोमर, यहाँ पे पोजीशन बदल रहा है, वो अभी करेंगे। तो ध्यान रखना ये चेन आइसोमर नहीं है। तो चेन आइसोमर के केस में क्या होता है? मेन चेन या फिर साइड चेन कोई भी बदल सकता है। इसमें इन सब बातों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेचर नहीं बदलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। चलो मैं हाइड्रोजन को भी जोड़ देता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको कर दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और आपके पास मान लेते ये मैंने कर दी पहले, ठीक है। 4 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ये चेन आइसोमर है। अरे 3 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, एल्डिहाइड है, चेन आइसोमर है, ठीक है। पर आपने क्या सोचा, कुछ ऐसा करने का, तो ये एल्डिहाइड ये कीटोन है तो ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता। देखो चेन आइसोमर आगे की स्टोरी बात की, पहली बात ये है कि चेन आइसोमर के केस में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता, ये बात को ध्यान रखना है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड चेन आइसोमर, ठीक है। और एग्जांपल देखो समझते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक 2 3 4 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 कार्बन का चेन, तो दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपके पास है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक काम करते हैं, एक कार्बन को उधर भेज देते हैं। अगर आप देखोगे सबके फॉर्मूले सेम है, पर इसका ये चेन आइसोमर नहीं हो सकता। ये एसिड है, ये ईस्टर है, नेचर बदल गया है। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया है तो चेन आइसोमर नहीं होगा। चेन आइसोमर के लिए नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम होना जरूरी है, तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया चेन आइसोमर क्या होता है? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट मेन चेन और साइड चेन। In case of chain isomer, nature of functional group, nature of substituent and nature of multiple bond must remain the same.